ओके क्लास, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो न्यू बुक है 2022 में जो आई है, तो उसमें हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे आज। एंड चैप्टर 11 का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। दिस इज़ चैप्टर 11। इससे पहले हमने चैप्टर 10 डिस्कस किया था, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। ठीक है, और आज चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आल्सो एन ईजी चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, दो वर्ड से निकला है, थर्मो और केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री असल में टोटल एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनमें से एक ब्रांच हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये दो वर्ड से निकला है, थर्मो और केमिस्ट्री। थर्म का मतलब जैसे कि आप जानते हैं, थर्म के मतलब होते हैं दिस इज कॉल्ड हीट। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हीट के साथ क्या रिलेशनशिप है ना, वो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट विद द ट्रांसफर ऑफ हीट टू और फ्रॉम एनवायरनमेंट। अक्सर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। इसके मतलब हीट उसमें एनवायरनमेंट से या तो रिएक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा होता है या फिर रिएक्शन से हीट निकल कर एनवायरनमेंट में जा रही होती है। तो इस तरह से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेंस एज हीट ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो या किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, या फिर इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, और इनको हम लोग जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री इसी चीज़ पर डील करती है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, उसमें रिलीज़ क्यों होती है, इन चीज़ों के बारे में ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो चैप्टर 11 इसी चीज़ पर है, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री पर है कि क्या हीट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जैसे डेफिनेशन है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछें तो आप बोलेंगे द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेंस एज हीट ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मसला, तो ये डेफिनेशन होगी, मतलब नाम क्या है चैप्टर का, इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? तो दो वर्ड से निकला है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो के मतलब क्या होता है? थर्मो के मतलब होते हैं हीट, और डायनामिक्स के मतलब क्या होता है? डायनामिक्स के मतलब होता है मोशन या मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स किसे कहा जाता है? तो असल में थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये हमारे पास दिस इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है। Thermodynamics is the branch of physical science. Here is the branch of physics which deals with the study of intertransformation of heat, work and other forms of energy. इसमें हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि हीट एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है। ठीक है, इस मीन्स कि आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हीट एनर्जी है, अगर हीट एनर्जी को अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होता है कि हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बाइक्स में जिस तरह से होता है या फिर कार्स में होता है। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं कि हीट एनर्जी को किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और अगर हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो तो फिर वो थर्मोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स तो एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं कि हीट एनर्जी की किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी या किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, और थर्मोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम थर्मल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, हीट एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। अब ये थर्मोडायनेमिक्स के कुछ के जब हम स्टडी करना चाहते हैं, कुछ हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सिस्टम किस चीज़ को कहा जाता है, सराउंडिंग किसे कहते हैं, बाउंड्री किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया जाता है तो हम ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या सिस्टम किसे कहा जाता है? तो सिस्टम इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर एक्सपेरिमेंटल डिबेट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री।
कह रहे हैं कि सिस्टम क्या है, एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्स मतलब पूरी कोई कायनात। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बात करते हैं कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक हमारे पास फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या कहलाती है, सिस्टम, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। तो ये भी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल जाते हैं तो फिर यूनिवर्स तैयार होता है। तो इसमें अब ये सिस्टम क्या चीज़ होती है, व्हाट दिस सिस्टम इज, सिस्टम इज एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, विच इज़ अंडर डिबेट। मतलब एक साइंटिस्ट जो किसी भी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसको उसने अपने अंडर कंसिडरेशन रखा है उसको सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, यूनिवर्स का कोई ऐसा पोर्शन, मिसाल के तौर पे एक बीकर के अंदर अगर वो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा है, तो वो जो बीकर में जो लिक्विड है वो असल में सिस्टम है, तो इसको स्टडी किया जा रहा है। और सिस्टम से बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस डायग्राम के अंदर देखें, फिगर 11.11 है वो के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज एक्चुअली द सिस्टम के मतलब जिंक और HCl के रिएक्शन करके ZnCl2 हाइड्रोजन बना दिया गया। तो एक रिएक्शन इसके अंदर चल रहा है, तो ये हमारा सिस्टम है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। और उसके अलावा बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है। एनीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली सराउंडिंग यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलहदा कर रही होती है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग की क्या करिए, जुदा करिए, सेपरेट करिए एक दूसरे से। दिस इज एक्चुअली बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम तो समझ में आ गया, सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, अब सराउंडिंग किसे कहते हैं, एवरीथिंग आउटसाइड द आर्बिट्ररीली सेलेक्टेड बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम दैट अफेक्ट्स द सिस्टम और इज अफेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब हर वो कुछ जो सिस्टम से बाहर है तो वो हमारे पास सराउंडिंग है, और सिस्टम का सराउंडिंग पर असर हो सकता है, सराउंडिंग भी सिस्टम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट कर सकता है। जैसे सिस्टम से हीट एनर्जी ट्रांसफर होकर सराउंडिंग तक जा सकती है, या सराउंडिंग से हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम तक आ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम आउटसाइड द एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इट इज रिफर्ड टू एज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन अ सिस्टम फ्रॉम विच एनर्जी और मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सिस्टम। सही ना, सिंपल सी बात है कि सिस्टम से के अलावा जो कुछ भी है यूनिवर्स के अंदर वो हमारे पास सराउंडिंग है। ठीक है, और जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, प्रैक्टिकल किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, सिस्टम है। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ जुदा करी है वो बाउंड्री है, बाउंड्री बॉर्डर हम कह सकते हैं उसको। तो बाउंड्री क्या है, इट इज द फिजिकल, रियल और कॉन्सेप्चुअल मतलब इमेजिनरी क्लोज सरफेस दैट सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ जुदा करती है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं जो आपको बताने चाहिए कि सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई मसला क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है जैसे एक नंबर के पेपर में आ सकती है, मतलब छोटे छोटे डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दिस इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स। सिस्टम हमारे पास कितनी तरह के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास सिस्टम हो सकते हैं। तो भाई सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनको आपको स्टडी करना है। एक्चुअल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के 3 किस्में हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, सेकंड कहलाता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम किसे कहा जाएगा, ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स विच कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग इन टर्म ऑफ बोथ मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर। बोथ मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर आर नोन एज ओपन सिस्टम। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करके जाए उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम के सराउंडिंग की तरफ मूव कर सकती है। लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर हम एक चाय का कप ले लें, इफ़ यू आर टेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो अगर हम एक चाय का कप लेते हैं उसके अंदर हमने जो है वो हॉट टी, एक गर्म चाय इसके अंदर हमने डाली हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक गर्म चाय मौजूद है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि लाइक अब ये दिस इज एन ओपन सिस्टम, ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है। क्यों? चूँकि अब ये अंदर ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है। अब यहाँ इसका मास भी ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टम से बाहर, क्योंकि वेपर्स वगैरह इसके अंदर से निकल रहे होंगे तो इसका मास भी ट्रांसफ़र हो गया। फिर चाय को उंडेल दे अगर अपने हाथ पे
तो सिस्टम से ट्रांसफर हो गया, और एनर्जी भी तो ट्रांसफर हो रही होगी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी उसके अंदर से। तो जो ओपन कप ऑफ टी होता है, चाय के गर्म चाय का कप होता है, वो एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि उसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर सकती है। बस समझ आ रही है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, एक खुला हुआ सिस्टम। द बाउंड्री ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ओपन एंड नॉन आइसोलेटेड। इस तरह के सिस्टम की बाउंड्री ओपन होती है, देखो ओपन बाउंड्री होती है ऊपर से चाय के कप की, और नॉन आइसोलेटेड भी नहीं होती, हीट एनर्जी इसके वॉल से भी ट्रांसफर कर सकती है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ओपन और नॉन आइसोलेटेड बाउंड्री होती है ओपन सिस्टम की। अब बॉइलिंग टी कैटल इज एन ओपन सिस्टम, मतलब जो टी कैटल को जब हम बॉईल करते हैं तो ये ओपन सिस्टम होता है, बिकॉज इट ट्रांसफर्स हीट एंड मैटर टू द सराउंडिंग, क्योंकि वो हीट भी ट्रांसफर कर रहा होता है और मैटर जो स्टीम वेपर्स होते हैं वो भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सिस्टम की एक टाइप होती है ओपन सिस्टम। सेकेंड टाइप हमारे पास कहलाती है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम कैसे कहा जाएगा? ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच डू नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मास, डू नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मास, मतलब जिसमें मास ट्रांसफर ना हो बट एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड विद द एनवायरमेंट आर नोन एज क्लोज सिस्टम। जिसमें मास ना ट्रांसफर हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। मिसाल के तौर पर लेट्स से कि अब हम यहाँ पर क्या करें, इधर पर दोबारा एक और कप ऑफ टी, मतलब एक और कप हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसके अंदर चाय भी डाल लेते हैं, गरम चाय, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, एक लीड लगा लेते हैं, एक लीड लगा लेते हैं। लीड होती है समटाइम्स ना पैक करने के लिए कॉफ़ी वगैरह को ना, आपने देखा होगा, ऊपर से एक लीड लगा लिया था, कवरिंग एक लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक लीड लगा दी हमने इसमें। अब ये हमारे पास बन गया कौन सा सिस्टम भाई? क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि अब इससे मास तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर लीड लगा दी, मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। इसके वॉल से एनर्जी तो बाहर जा रही होगी ना भाई, चाय तो ठंडा होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अगरचे ऊपर आपने पैक किया हुआ है, वेपर्स तो नहीं जा रहे, बट चाय ठंडी हो जाएगी कुछ देर के बाद। ऐसा नहीं कि आप 10-12 घंटे तक उसको गर्म रख सकें लीड लगाने के बाद, ऐसे ही है। तो इसको हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं, जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। ठीक है, सील्ड तो होती है ये, लेकिन इंसुलेटेड नहीं होता है, इंसुलेशन नहीं होती है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही होती है। सिर्फ सील किया जाता है ताकि वो चाय का मास ट्रांसफर ना हो जाए इधर से उधर। हैंस इट इज इम्परमेबल टू मास ओनली। इम्परमेबल मतलब सिर्फ मास को ये रोक सकता है, एनर्जी को अपने बाहर जाने से नहीं रोक सकता। अब प्रेशर कुकर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू अ क्लोज सिस्टम। प्रेशर कुकर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम की। वी आर ओनली हीट ट्रांसफर्स, सिर्फ हीट जिसमें ट्रांसफर हो रही होती है। प्रेशर कुकर जो होता है जब खाना पकाता है तो उसमें हीट तो ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। स्टीम को अंदर हम रोक कर रखते हैं। एक्सेप्ट अ लिटिल स्टीम एस्केप्स थ्रू द टॉप वॉल्व टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। ऊपर आपने देखा है ना चाबी उसके ऊपर जो है लगी होती है ना, उसके ऊपर नॉब टाइप का, तो बस वो उसके ऊपर लगा होता है, तो हल्की सी हीट उसके अंदर से निकल रही होती है स्टीम, लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा वेपर्स उसके अंदर से ही जो है ना वो दबे होते हैं। फिर जब उसको पूरा हटा देते हैं तो वो तेज़ी से उससे स्टीम बाहर आती है प्रेशर कुकर से। तो प्रेशर कुकर जो है वो असल में क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल है, जिसमें मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो स्टीम को रोक कर रख रही है अपने ऊपर, स्टीम को बहुत ज़्यादा, लेकिन एनर्जी तो ट्रांसफ़र फिर भी हो रही है, क्योंकि वो गर्म हो रहा होता है चारों तरफ से ना, हीट बाहर जा रही होती है उससे। क्लियर है? थर्ड हमारे पास क्या है भाई? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होगा? दोनों एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ऑल सच थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच नीदर एक्सचेंज मैटर नॉन एनर्जी with the surrounding and hence totally independent of their surrounding are known as isolated system। हर वो सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ना ही मास, दोनों में से कोई सिस्टम से सराउंडिंग की तरह ट्रांसफर ना कर जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। द बाउंड्री ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज सील्ड एंड इंसुलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम की बाउंड्री कैसी होती है? सील भी होती है ताकि मास ट्रांसफर ना हो सके, और इंसुलेशन भी हुई होती है ताकि एनर्जी भी ट्रांसफर ना हो सके, हीट भी ट्रांसफर ना हो सके। अ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता हमारी दुनिया में। एज एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन विल ऑलवेज अकर। क्योंकि हीट एनर्जी तो किसी भी तरह से बाहर जा ही रही होती है, हीट एनर्जी को आप बाहर जाने से रोक नहीं सकते, कुछ हद तक कम कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते। इसलिए एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। However, some conceptually true isolated system are thermoflask and insulated drink cooler।
थर्मोस जिसको हम कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसके एक सिंपल एग्जाम्पल हमारे पास क्या है भाई, थर्मोस है। थर्मोस यकीनन आपने देखा होगा, है ना। थर्मोस के अंदर क्या होता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी उसमें गर्म रहता है। काफ़ी लंबे अर्से तक हम रात को अपने पानी गर्म करके छोड़ दिया तो सुबह तक वो गर्म रहता है ना। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कुछ सुबह जाने के बाद फिर अगले दिन क्या होगा, वो पानी उसका ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी तो निकलेगी उसके अंदर से। भले आप जितना भी महंगा थर्मोस ले लें, कोई भी थर्मोस आप ले लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें से हीट एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हीट एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही होती है। बात समझ में आ गई? तीनों टाइप सिस्टम के, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। बट सिंपल डिफरेंस है, ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफर होता है और क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास नहीं होती, इसमें दोनों ट्रांसफर नहीं होता। तो मसला क्लियर है ना भाई? वो देखने में लॉन्ग है तो आसान सी बात चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे तीनों टाइप्स को सिस्टम की, ठीक है। बस उसको रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बुक के लाइन से है तो वही मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुक के हैं तो थोड़ा सा डिटेल में भी है ना, अगर वरना और शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको अगर हम चाहें तो, बट बुक में थोड़ा डिटेल में लिखा होता है, तो डिटेल्ड ही मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक हमारे पास है, दिस इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किससे कहते हैं? ये भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है। इसका क्या मतलब, देखो दो तरह की प्रॉपर्टी, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, माइक्रो नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किससे कहते हैं? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद सम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। जब हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताते हैं। मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन द सिस्टम हैज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Thus, macroscopic properties refers to the system having bulk amount. मीन्स ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आपको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए हो। मतलब वो प्रॉपर्टीज जो उस वक्त कैलकुलेट करती हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पर लेट्स से अगर हम एक मिसाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बीकर है, एक सिलेंडर कह सकते हैं। इस सिलेंडर के अंदर हमने जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई भी गैस डाल दी है, जैसे कि मान लेते हैं कि उसके अंदर हमने हीलियम गैस डाल दी है। हीलियम गैस इसके अंदर हमने एंटर कर दिया, ठीक है। H जिसका सिंबल होता है। अब इस हीलियम की कुछ दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, अभी सिस्टम है, अभी इसके दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक भी होंगी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, और इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, है ना। इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई? जो डिपेंड करती हैं कि एक सिंगल एटम भी होगा ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपको क्या करना पड़ेगा? एक एटम का एटॉमिक रेडियस आपको पता लग सकता है, जैसे एक हीलियम में उसके एक एटम का एटॉमिक रेडियस। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस का होना, क्योंकि एक एटम का भी पता लग सकता है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम कह लें टेम्परेचर। अब अगर हमें टेम्परेचर नापना हो तो टेम्परेचर हम एक हीलियम के आइटम का नहीं नाप सकते। पूरा जो बल्क में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर हमें आएगा कि इस पूरे सिस्टम में जितने भी बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सबका टेम्परेचर भाई 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, जितना भी टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इज एक्चुअली अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो बल्क अमाउंट में जब पार्टिकल्स हो उसमें कैलकुलेट की जाती है तो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के अंदर हम अक्सर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करते। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते। ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इनको फर्दर, इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को फर्दर और हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन कर सकते हैं।
मतलब इसके फर्दर इसके दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम और नॉट। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती हैं, मतलब जिसमें अमाउंट को कम या ज़्यादा करने से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस ना पड़े। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई, दे एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, जो अमाउंट पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है डू यू नो के अंदर, जो आपके पास चार्ट बना हुआ है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज हुज वैल्यूज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द गिवन सिस्टम, मतलब वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी। मिसाल के ऊपर डेंसिटी है, अब इतनी सी चीज़ का डेंसिटी जो होगा ना, वो इतनी बड़ी चीज़ का डेंसिटी भी सेम उतना ही होगा। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, अब एक गिलास पानी लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक जग पानी लेंगे तो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। टेम्परेचर भी हो सकता है, यस बिल्कुल, टेम्परेचर भी है हमारे पास, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतने चीज़ का टेम्परेचर इतनी चीज़ का भी वही टेम्परेचर होगा। अब जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मिसाल के तौर पे, जैसे डायमंड का 2.45 है, अब इतना बड़ा डायमंड हो तो भी 2.4, इतना बड़ा डायमंड हो तो भी 2.45 है। तो ये सब हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो डिपेंड करेंगे अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर में कितना अमाउंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल मास, अब अमाउंट बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा, अमाउंट कम कर देंगे मास कम हो जाएगा। वॉल्यूम भी आपको पता है, अमाउंट बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अमाउंट कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एनर्जी भी इस तरह से, अमाउंट बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट बढ़ाते हैं मास बढ़ाएंगे तो दैट से पता नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास, दैट इज अच्छा। इस तरह से एक हमारे पास यहाँ पर एंथैल्पी भी लिखी हुई है, एंथैल्पी को आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस एक्चुअली द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को कहा जाता है एंथैल्पी, आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास अमाउंट पर डिपेंडेंट होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, और जो नहीं करती उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को फर्दर दो टाइप में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कोई मसला। नेक्स्ट इसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम, या स्टेट किसे कहा जाता है, व्हाट इज स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन सर्टेन स्टेट इफ सम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मोल्स आर नोन। With the change of one or more of these microscopic properties, the system changes its states. State of system से मुराद किसी भी सिस्टम की दो स्टेट हो सकती है। एक हमारे पास कहलाती है, वन इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, जबकि दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है भाई, फाइनल स्टेट। होता ना, पढ़ता है। अब इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। अब स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या चीज़ आती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब P1, V1, T1 कह सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं N1। और फाइनल स्टेट में P2, V2, T2, N2। मतलब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इनको स्टेट ऑफ सिस्टम कहा जाता है। स्टेट क्यों, चूँकि इनमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम इनके अंदर चेंजिंग आ रही होती है थ्रू आउट द टाइम। इनमें से कोई भी चीज़ जब चेंज हो जाए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, हम कहते हैं कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है, अब वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ सिस्टम को सिंपल इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हर वो वैल्यू जो किसी सिस्टम की चेंज होती हो थ्रू आउट द टाइम, 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा गुजरने के बाद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। तो मसला, तो ये जस्ट याद करने की चीज़ें फिलहाल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल डेरिवेशन फिलहाल नहीं है, डेफिनेशन है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस ना। अब इसे टाइप्स ऑफ सिस्टम को जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं। जैसे कि बताया था कि ओपन सिस्टम है ना भाई, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम बताए थे। तो ओपन सिस्टम में देखें कि हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ओपन एक इसका बाउंड्री है और नॉन आइसोलेटेड बाउंड्री है, तभी तो हीट ट्रांसफ़र हो जा रही है, ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि सील कर दिया गया उसको,
तो मास ट्रांसफर नहीं हो, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ऐसा ही है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि इसको सील्ड भी कर दिया गया है और इंसुलेशन भी कर दिया गया, इंसुलेटेड भी कर दिया गया। अब सील्ड और इंसुलेटेड दोनों कर गया तो नो मास ट्रांसफर नो हीट ट्रांसफर, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम को। कोई मसला? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जो भी मैंने बताया था, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हीट एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें किस तरह से हीट एनर्जी चेंज भी आता है केमिकल चेंज के साथ। तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी चेंज इज अकम्पनीड विथ मटेरियल चेंज इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी चेंज के साथ साथ, मतलब मटेरियल चेंज के साथ साथ हीट एनर्जी भी चेंज हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें जैसे कि रिएक्टेंट है, अगर कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब इसके अंदर मटेरियल चेंज आ रहा है। अब इसमें या तो हीट को इसमें ऐड कर रहे हो या हीट इसमें से रिलीज हो रही हो। दोनों सूरतों में ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे कि जब कोई माचिस की तीली जलाते हैं तो लकड़ी कोयले में कन्वर्ट, लकड़ी जो है वो कोयले में कन्वर्ट होती है और साथ में हीट एनर्जी चेंज भी आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, हीट रिलीज हो रही होती है। तो दैट इज एक्चुअली थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब हीट एनर्जी चेंज आ रहा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चेंज आ सकता है ना भाई। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। पहले हम देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में जो एक्सो का वर्ड निकला है, एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर जाना, एस्केप आउट होना, मतलब एग्जिट से भी कह सकते हैं ना। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकल जाना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? विच इज हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। पता है आपको ये बात? पढ़ा होगा 9 में ही पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेकिंग द सराउंडिंग वार्मर, और सराउंडिंग दैट से मतलब गर्म हो जाती है, क्योंकि सिस्टम से हीट निकल जाती है। इन द कोर्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। Hence, these reactions are energetically favorable and often occur spontaneously, but sometimes we need extra energy to get them started. Means क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि let's say कि वुड है, अब वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। लकड़ी को कोयले में कन्वर्ट करना है, तो लकड़ी हमारे पास रिएक्टेंट है, कोयला हमारे पास प्रोडक्ट है। अब लकड़ी की जो एनर्जी है ना वो कम है, मतलब उसकी मिसाल के तौर पे आप इसको कह सकते हैं, इसको हम कि लेट से कि वो 20 जूल है, या इसकी ज़्यादा कह सकते हैं, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, लेट से कि 120 जूल है, जबकि कोल के मान लेते हैं 20 जूल है एंथैल्पी उसकी एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, वुड जब कोल में कन्वर्ट होगा तो जो उसमें 100 जूल ज़्यादा है ना, तो वो 100 जूल क्या करेगा, हीट की सूरत में वो 100 जूल को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई रिएक्शन हमारा होगा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि हीट एनर्जी उसके अंदर से रिलीज हो गई, लकड़ी को जब जलाया गया। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हमारा लगातार होते रहते हैं। एक बार अगर लकड़ी जलनी शुरू हो गई तो वो जलते ही रहती है विदाउट, मतलब हमें उसको कोई हीट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही हीट हमें दे रही होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लगातार जारी रहता है। बट समटाइम्स वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू गेट देम स्टार्टेड। लेकिन आपको पता है लकड़ी डायरेक्ट कोयले में कन्वर्ट नहीं होती है, हमें पहले थोड़ा सा उसको जलाना पड़ता है, पेट्रोल डाल के थोड़ा सा माचिस मारते, थोड़ी सी हवा उसको लगाते हैं, और एक बार जब वो जलना शुरू हो जाए तो आपको पता है रात भर वो जलते ही रहता है, फिर वो तो इसको ज़रूरत नहीं है आपको हीट करने की। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी कुछ देनी पड़ती है हमें उसे। द ओवरऑल एनर्जी रिलीज इन दीज रिएक्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच विद अ नेगेटिव साइंस। नेगेटिव साइन, डेल्टा एच क्या चीज़ हमारे पास है? दिस इज एक्चुअली एंथैल्पी। तो उसमें कह रहे हैं जो एंथैल्पी चेंजेस का ओवरऑल होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। रीज़न क्या है? देखो, एंथैल्पी कहते हैं दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। मैंने उसको बताया था आपको, जैसे रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है हमारे पास, उसको H1 का नाम दे देते हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और H से डिनोट करते हैं रिएक्ट, और ये कोल जो है उसके मान लेते हैं H2 है ये। अब कितना चेंज है एनर्जी का उसको हम डेल्टा एच से शो कर सकते हैं। डेल्टा एच बराबर होता है हमारे पास H2 माइनस H1 चेंज इन, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, या उसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी।
और यही आपको बताता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होगी। ठीक है, तो ये H2 हमारे पास है 20 और ये हमारे पास 120। तो ये क्या आ गया, माइनस का 100 आ गया, डेल्टा H यूनिट कोई भी लगा लें आप, किलो जूल पर मोल लगा लेते हैं हम। तो उसका मतलब जब भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों नेगेटिव, क्योंकि जाहिर सी बात है H2 की वैल्यू कम होगी, H1 की ज़्यादा होगी, तो जब भी इसका आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को, मतलब स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई। अब एग्जाम्पल में कौन कौन से रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं, ऑल कंबस्टन रिएक्शंस इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कोल, हर तरह के कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन का मतलब पता है आपको, जलने का अमल। हर तरह के कंबस्टन रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं भाई, वो एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट एनर्जी रिलीज होती है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी ईंधन का जलना, पेट्रोल का, डीजल का, कैरोसिन ऑयल का, कोयले का जलना, ऑक्सीडेशन ऑफ सुई गैस का जलना, जो घर पे सुई गैस जलाते हैं वो भी तो कंबस्टन रिएक्शन एक तरह से एक्सोथर्मिक होती है ना, तो खाना पकता है जिससे नेचुरल गैस से जलाया जाता है। ETC आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड कैन ईजिली बी नोटेड बाय राइज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। आपको पता है सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब ये रिएक्शंस कराए जाते हैं। अब इनमें रिएक्शंस की एग्जांपल दे दी गई, जैसे कि C+O2 CO2 है ना, कोयले को जब जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है कोयले को जलाने से, और ये डेल्टा H हमारे पास इसका नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, ये CH4+2O2, ये घर पे जो रिएक्शन है CH4, आपको पता है मीथेन गैस होती है, ये सुई गैस, इसी को हम सुई गैस भी कह सकते हैं, जो घरों पे गैस आती है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं सुई गैस को। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी, जब किसी कुछ इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कंबस्टन ही हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है जब भी हाइड्रोकार्बन किसी फ्यूल की बर्निंग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा H नेगेटिव आ गया, चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिएक्शन हुआ एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो मसला समझ में आ रही है बात सारी। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या है भाई, रिवर्स है, ये उलट है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सो में क्या आता है कि हीट एनर्जी क्या हो रही थी, एक्सो में एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी एंडोथर्मिक में। तो एंडो का मतलब होता है टेकिंग इन, एब्जॉर्ब करना, एंटर हो जाना। ठीक है, एंडो मतलब एंटर के भी मायने में ले सकते हैं, एंटर होना, दाखिल होना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज पुट इनटू द सिस्टम, हीट एनर्जी सिस्टम में सराउंडिंग सिस्टम की तरफ मूव करके जा रही हो, मेकिंग द सराउंडिंग कूलर। इससे सराउंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सिस्टम गर्म हो जाएगा, चूँकि सराउंडिंग हीट सिस्टम की तरफ जा रही है। इन दीज रिएक्शंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स in the reactants then is released when new bonds are formed in the product. Since heat is used for the reaction to occur, these are referred as non-spontaneous reaction. The net energy absorbed in these reactions is represented by delta H with a positive sign. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अब रिएक्टेंट की एनर्जी, जैसे कि इसकी एंथैल्पी हो गई हमारे पास H1 एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये H2 एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब H1 की वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 20 जूल और H2 की एनर्जी है 120 जूल। अब जब तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर ये 120 तक पहुँचेगा। और एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायर्ड होगी भाई, 100 जूल जब हम इसको देंगे तब जाकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और इसको देते ही रहना पड़ेगा तब जाकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन हमारे पास जो है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद लगातार नहीं होगा एक्सोथर्मिक की तरह, इसमें हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जैसे हीट एनर्जी देना आप रोकेंगे रिएक्शन बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हीट एनर्जी तक देते रहेंगे तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। खाना पकाने का रिएक्शन जैसे होता है, आपने चूल्हा बंद कर दिया, रिएक्शन रुक जाता है, जब तक चूल्हा जलता रहेगा तब तक खाना पकता रहेगा, क्योंकि एक एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। और इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, सिंपल सी बात है। 120 - 20 डेल्टा H निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 100 आ गई, 100 जूल जितनी हीट एनर्जी इसको रिक्वायर्ड थी। तो जब भी इसको हम करेंगे तो डेल्टा H विद अ पॉजिटिव साइन, इसमें चेंज इन एंथैल्पी हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी। क्लियर है भाई। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से रिएक्शन हो सकते हैं,
एन अप्रोप्रिएट एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, बॉटनी में, फोटोसिंथेसिस जिसमें फूड तैयार करते हैं ना प्लांट्स अपना, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ड्यूरिंग विच प्लांट्स एब्जॉर्ब सोलर हीट थ्रू देयर क्लोरोफिल पार्ट्स एंड दिस हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू ग्लूकोज। ऐसे होता है, पढ़ा होगा आपने बायो में। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करती है ना वो, कि जब इसलिए कहा जाता है कि धूप में रखना चाहिए या फिर रोशनी में रखना चाहिए, तो जो हीट एनर्जी गेट करती है, प्लांट्स हीट एनर्जी गेट करते हैं, फिर रिएक्शन होता है और वो अपना फूड उससे तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको बताइए जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्शन करके साथ में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है मीथेन की, कि हमारे पास सुई गैस है, इसको जब हीट करते हैं हम हाई टेम्परेचर पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। और भी बड़े मशहूर रिएक्शन होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा मशहूर होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है ये लाइमस्टोन, जब उसको हीट किया जाता है तो इनमें कन्वर्ट होता है। तो दिस ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है भाई, एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट, सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट एनर्जी मूव कर रही है। तो मसला क्लियर है भाई, ठीक है। 9 में ही पढ़ा होगा आपने इन चीज़ों को, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। इसी चीज़ को ग्राफ से ये शो कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। सो दे आर शोइंग दिस थिंग विद बाय मीन्स ऑफ अ ग्राफ। जैसे यहाँ पर आप देखें तो उसमें यहाँ पर फिगर नंबर 11.4 है आपके बुक में ये, जिसमें यहाँ पर एक एंडोथर्मिक का, एक एक्सोथर्मिक का शो कर, एक एंडोथर्मिक। बस आपको ये दिखा रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी आप देखें ज़्यादा है। ये ग्राफ है, इसमें एंथैल्पी है, H की वैल्यू जो हमारे पास है। अब ये ऊपर जा रही है, 0 है, तो ये ऊपर जाके नंबर बढ़ रहे हैं इसके एक्स एक्सिस में। तो रिएक्टेंट की एनर्जी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी आप देख सकते हैं कम है। तभी क्या होगा, रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज करेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी सूरत में, माइनस सब करेंगे तो ठीक है। और जब हम एंडोथर्मिक में उसका रिवर्स हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हीट एनर्जी जिसकी एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा है, तो डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी। एक चीज़ बनाया तो ये ग्राफ में शो किया उन्होंने। मसला सेल्फ असेसमेंट एक है प्रैक्टिस के लिए आपकी, ये क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आप इसमें से बताएं हर एक रिएक्शन के बारे में कि कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो ए फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? अमोनिया के सिंथेसिस आपको पता है खास रिएक्शन से हम लोग करते हैं, दिस इज हेबर प्रोसेस ना, हेबर्स प्रोसेस कहा जाता है इसको। क्लास 10 में आपने इसको पढ़ा होगा, हेबर बोश प्रोसेस। यस, तो हेबर बोश प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है साथ में, और इससे अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। अब चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो हीट एनर्जी देते हैं हम, हाई टेम्परेचर पर इसको रिएक्शन करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट एनर्जी दें, तब जाकर ये क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो कैसा रिएक्शन हुआ ये, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया पहला रिएक्शन, एंडोथर्मिक हो गया ये, क्योंकि हीट एनर्जी रिक्वायर कर रहा है ये, ठीक है भाई, क्लियर है। सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। ये कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक होगा। लाइम का मतलब लाइम स्टोन, ये जो रिएक्शन अभी बताया था ना मैंने आपको, CO2 प्लस वाटर, सॉरी CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, बिकॉज लाइम को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो हमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इसमें, तब जाकर ये कन्वर्ट होगा। थर्ड रिएक्शन क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। कोल की ऑक्सीडेशन क्या हो गई, ये एक्सोथर्मिक होगा, चूँकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट रिलीज हो रही होगी। तो जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज एक्सोथर्मिक। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl।
न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, पढ़ा था ना नहीं है? अभी रिएक्शन कैसा होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? रिलीज होती है, यस। हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। फिफ्थ है कंबस्टन ऑफ हेक्सेन। तो पांचवा तो ऑटोमेटिकली बस कुछ भी एक्सोथर्मिक ही हुआ, चूंकि कंबस्टन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। छठा क्या है भाई? बर्निंग ऑफ सुई गैस। दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? सेल्फ असेसमेंट। बस मैं यही बताना था कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। तो बस कुछ है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपको पता था पहले से। ठीक है, लिखना आगे बढ़े। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का पहला कानून। तो इसके न्यूमेरिकल्स में फिर होते हैं, इसकी डेरिवेशन भी होती है, सारी चीज़ें हैं इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एडेप्टेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि एनर्जी के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो फना कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी के एडेप्टेशन, इसी के बारे में बात करता है। दैट कवर्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज इनोशिएटेड बाय J.R. मेयर इन 1841। इस कॉन्सेप्ट को इनोशिएट किया था, पेश किया था J.R. मेयर ने 1841 में, एंड फॉर्मुलेटेड बाय हेल्महोल्ट्ज। और इसकी फॉर्मुलेशन किसने की थी, इसका फॉर्मूला किसने बनाया था 1847 में? हेल्महोल्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके स्टेटमेंट क्या है? दो तरह से इसके स्टेटमेंट दे सकते हैं, देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ इट, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग मस्ट रिमेन कांस्टेंट। यानी किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, सिस्टम की और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी, मतलब कहा जा रहा है जब सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, उसके मतलब हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्स। किसके ये भी कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कह लें कि यूनिवर्स की एनर्जी ऐसी मान लेते हैं, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी 100 जूल है, लेट से 100 जूल है, और एक ये हमारे पास पूरा यूनिवर्स है, दिस इज कंप्लीट यूनिवर्स, ठीक है। और उसके अंदर ये हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम और ये सिस्टम है, और ये नीचे हमारे पास सराउंडिंग है, और ये पूरा हमारा यूनिवर्स है। मान लेते हैं कि सिस्टम की सराउंडिंग की एनर्जी 90 है और सिस्टम की 100 है। टोटल इस तरह से हमारे पास यूनिवर्स के 100 जूल हो गए एनर्जी। अब अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सराउंडिंग सिस्टम की तरफ हीट जाएगी, 5 भेज देते हैं, तो यहाँ 85 हो गया और यहाँ 15 हो गया। ओवरऑल एनर्जी अगर आप देखें अभी भी तो 100 ही है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से अगर हम यहाँ पर अगर एक्सोथर्मिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ 5 कर लेते हैं और यहाँ पर फिर 95 हो जाएगी, तो अभी भी 100 है। मतलब एनर्जी जो है ना वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर सकती है, बट ओवरऑल यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड क्या है कि अ सिस्टम कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। सिस्टम एनर्जी को पैदा नहीं कर सकता, ना ही फना कर सकता है। However, it can exchange energy with its surrounding in the form of heat and work. वो एक सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी को चेंज कर सकता है, किसी तरह से एनर्जी के अंदर चेंजिंग आ सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी तरह से एनर्जी सिस्टम खुद एनर्जी को क्रिएट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एनर्जी के नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अ सिस्टम।
बट वो सराउंडिंग के साथ उसके अंदर एक्सचेंजिंग जारी रहती है, कभी वो लेता है सराउंडिंग से, कभी वो देता है सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसे ही हो रहा होता है। दिस लॉ डिस्क्राइब्स अस दैट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, बट सिंस एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी कन्वर्जन रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी एक मिसाल हम इसमें ले लेते हैं। जैसे कि लेट्स से कि हमने एक सिस्टम लिया, उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को ले लिया। जैसे हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसमें ये हमने यहाँ पर पिस्टन लगाया है, रबर का एक पिस्टन, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, और दिस वन इज़ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से हीट देते हैं, इसको हम यहाँ से हीट करते हैं। जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से आपको पता है एक्सपेंशन की रेट होती है, थर्मल एक्सपेंशन। तो पिस्टन जो है वो क्या करेगा, ऊपर मूव कर जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा। अब जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, इसका मतलब वर्क डन कर रहा है, वर्क हो रहा है यहाँ पर, जो है ना बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, कुछ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, वर्क डन मूव करेगा, ठीक है। और इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो भी फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू कर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर से बात है हीट कर रहे हैं हम उसको, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी। तो मतलब जो भी हीट हमने दी है, हीट को हम यहाँ पर, जो हीट यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं, इसको हम स्मॉल क्यू से शो कर सकते हैं। तो वॉट एवर हीट, जो भी हीट आप उसको देते हो सिस्टम को, क्यू से मुराद यहाँ पर हीट है, क्यू क्या है भाई, हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम, वो किसके बराबर होता है, डेल्टा ई। वो एनर्जी चेंज कर रहा है, एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है उसके अंदर। डेल्टा ई मतलब चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी चेंज कर रहा है और उसके साथ वर्क डन भी करवा रहा है। अब वर्क डन दो तरह का हो सकते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पिस्टन, अगर एक्सपेंशन हो रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है, और पिस्टन जब नीचे आ रहा होता है तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब चूंकि यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इसमें क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है हीट करने से, इसलिए अब यहाँ पर वर्क डन को हमने नेगेटिव यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अभी साइन कॉन्वेक्शन में आपको बता दूँगा। अच्छा, डब्ल्यू को अगर इधर ले जाए तो ये क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी को हमने इस तरह इसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन चेंज मतलब ट्रांसफ़र करके, डब्ल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। क्यू क्या है, हीट एनर्जी अक्रॉस द सिस्टम, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और डेल्टा ई क्या है, चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी में जो भी चेंज आया इसके अंदर, दैट इज डेल्टा ई। अच्छा, क्यू की जो साइन है, डब्ल्यू के जो साइन है, इसमें बड़ा मसला होता है। द साइन ऑफ क्यू इज टेकन पॉजिटिव इज थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कंसर्न विथ हीट एब्जॉर्प्शन। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, हीट एनर्जी दे रहे होंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव रखा, क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे थे हम सिस्टम को। बट इन केस ऑफ हीट रिलीज इट इज टेकन एज नेगेटिव साइन, क्योंकि हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही होगी तो फिर ये क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से द साइन ऑफ डब्ल्यू शुड बी टेकन नेगेटिव फॉर थर्मोकेमिकल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रही होगी तो फिर नेगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव कब लेंगे, जब ये कंप्रेशन, जब ये कंप्रेशन की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डब्ल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, और क्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्यू पॉजिटिव, रिलीज होगी तो क्यू नेगेटिव, है ना। अगर एक्सपेंशन हो रही होगी तो एक्सपेंशन होगी तो नेगेटिव, कंप्रेशन हो रही होगी तो फिर पॉजिटिव, सही है। तो याद नीचे रख दिया मैंने, जैसे साइन कॉन्वेक्शन, तो ये साइन कॉन्वेक्शन है, जो आप घर जाकर उसको याद कर लेना इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपसे, कि जो भी हीट आपने दी है ना, वो हीट ज़ाया नहीं गई है, वो हीट कन्वर्ट हो गई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया इसने, वर्क डन करवा दिया इसने, ये दो काम इसके हो गया। तो हीट एनर्जी कभी ज़ाया नहीं जाती जब भी हम सिस्टम को देते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे वर्क डन में, डेल्टा ई में। क्लियर है। अब इस तरह से, अब इसके बाद हमारे पास क्या एक डेरिवेशन होती है, दिस इज प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एक्सपेंशन की डेरिवेशन हमारे पास होती है, उसको यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एक्सपेंशन में क्या करना पड़ता है कि जो W है ना, W को हम चेंज कर देंगे इसको P डेल्टा V से। दिस विल बी चेंज विद P डेल्टा V, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क एक्स इक्वेशन। जो हमें W आ रहा था हमारा भी वर्क डन के अंदर, उसको P डेल्टा V से चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज होगा, डेरिवेशन से होगा।
इसमें अब कंसिडरेशन हम लिख लेते हैं पहले। कंसिडर अ गैस कन्फाइंड इन अ सिलेंडर। कंसिडर करते हैं गैस को जो कि कन्फाइंड एक सिलेंडर के अंदर, फिटेड बाय नेग्लिजिबल वेट, फ्रिक्शनलेस, दिस इज नॉट फ्रिक्शनलेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ए है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। If the force exerted by the gas on the inner wall of the piston is greater than external pressure, the piston moves upwards from a height h1 to h2 and hence does some work which may be formulated as this। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, एक सिस्टम हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये इनिशियल स्टेट है इसकी, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट है। यहाँ पर हम उसको हीट कर रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम ऊपर चले जा रहा है, ठीक है। ये तो अभी हमें पता था, हमने पीछे भी हमने देखा कि इस सिचुएशन के अंदर, पीछे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू या डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि ये वाले एक्सप्रेशन लगे थे Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू, इसी को रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू रख लें जो कि एक्सपेंशन हो रही है ना, ठीक है जी। बस यहाँ तक हमने स्टार्ट कर लिया डेरिवेशन अपनी, इसको इक्वेशन 1 हमने बना दिया क्योंकि हमें W चेंज करना है, ठीक है। और वर्क डन आपको पता है W हमारे पास किसके बराबर होता है, फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं W इज इक्वल टू F डॉट डी, यस बिल्कुल F डॉट डी के बराबर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर होगी, हाइट में कवर हो रही है ना, यहाँ पर तो हाइट कवर एक हो रहा है यहाँ पर। तो F डॉट डी के वजह हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, दैट इज के F डॉट डेल्टा एच कह सकते हैं, क्योंकि जो हाइट कवर हो रही है वो डेल्टा एच है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास h1 हाइट है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो हाइट है वो h2 है, तो इतनी कवर हुई यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एच हो गया, h2 माइनस h1, ठीक है। तो डेल्टा तो मतलब D भी लिखते हैं कुछ लोग, S भी लिखते हैं कुछ लोग, R भी लिखते हैं, जो H भी लिखते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अच्छा, हमें प्रेशर की एक चीज़ हमें पता होती है, प्रेशर बराबर किसकी होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स बराबर किसकी हो गया बच्चे, फोर्स बराबर हो गया प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब इसको पुट दिस इक्वेशन, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आप F की वैल्यू पुट कर दें तो W क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट्स P इंटू A इंटू डेल्टा H, सही है। अब देखो ये एरिया इंटू डेल्टा H, एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया ये, तो ये किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है, मीटर क्यूब जिसका होता है हमारे पास यूनिट। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, P डेल्टा V आ गया, जो चीज़ ड्राइव करनी थी हमें। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस P डेल्टा V, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ड्राइव हो गया, समझ गए। तो इतना मुश्किल तो नहीं, इजी है, फिजिक्स की कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो गई हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 11.1, ठीक है। अ गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिलेंडर अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm. If during the reaction volume increase from 3 dm cube to 5 dm cube by moving the piston upward, calculate the work done and express in kilojoule. ओके, सबसे पहले हम इसमें डेटा बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं, गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिलेंडर अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm. तो जो प्रेशर यहाँ पर गिवन है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली 1 atm, यस,
इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 3 dm³ टू 5 dm³, मतलब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, उन्होंने V1 इनिशियली दिया हुआ है कि V1 हमारे पास था 3 dm³ और V2 हमारे पास क्या हो गया, दिस विल बिकम 5 dm³। बाय मूविंग द पिस्टन अपवर्ड कैलकुलेट द वर्क डन एंड एक्सप्रेस इन किलो जूल। वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, W कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू डू द सॉल्यूशन। तो हमें पता है यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन हमारे पास लग जाएगी। तो क्या जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे इसे, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W इज इक्वल टू माइनस का P डेल्टा V। माइनस का ये इस वजह से आएगा चूँकि वर्क डन में एक्सपेंशन यहाँ पर हमारे पास हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो इसलिए माइनस में आएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस का P डेल्टा V। दैट्स प्रेशर यहाँ पर हमारे पास है 1 atm और डेल्टा V हमारे पास हो गया V2 माइनस V1 दैट इज 5 माइनस 3। तो W इज इक्वल टू -1 और ये 5 माइनस 3 हमारे पास 2 हो गया, तो W इक्वल टू -2 ही आ रहा है। अच्छा यूनिट क्या आ जाएगी, चूँकि प्रेशर की यूनिट हम ATM लगा देंगे यहाँ पर और वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास आती है dm³, तो ATM dm³ में आ रहा है, तो यही आ रहा है बुक में भी। अच्छा अब यहाँ पर ये चीज़ आपको कन्वर्जन एक दिखनी पड़ेगी कि 1 ATM dm³ जो है ना, तो वो बराबर होता है दैट इज़ 101.325 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है 101.325 जूल के बराबर होता है। अब दिस इज़ a big unit, this is a small unit, so we are going from small to big unit, so what you have to do, small से big की तरफ जाते हुए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये W को हम क्या करेंगे, -2 को हम डिवाइड कर देंगे 101.325, तो पता है कितना आया, माइनस का 0.01। सो दिस इज ATM, अच्छा सॉरी हम ATM ड्यूब के जूल की तरफ जा रहे हैं ना, ओके ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हम तो बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 101.325, बताएं 20 माइनस का 0.65, ओके, सो दैट इज जूल। अब किलो जूल में जाना है, हमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने किलो जूल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब किलो जूल में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, यही आ रहा है बुक में अब, ठीक है, समझ में आ गया अभी कैसे हो। ओके तो इसमें सबसे पहले हम इसको डेटा बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 है, अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 8.52 atm, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है 8.52 atm। इफ इट एब्जॉर्ब्स 15.4 किलो जूल एनर्जी, और Q की जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है दैट इज 15.4 किलो जूल एनर्जी दी हुई है, जो कि वो फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू विच एन एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ 4.7 dm³, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो 4.7 डेसीमीटर³ हो रहा है। कैलकुलेट इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E, बताइए डेल्टा E हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के लिहाज से हमें पता है कि Q बराबर होता है डेल्टा E माइनस W, ये डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। अब यहाँ W की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। और अब यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन। वो क्या कहता है कि भाई W इज इक्वल टू माइनस का P डेल्टा V, यही कहता है। तो W इज इक्वल टू माइनस का P मतलब -8.52 और डेल्टा V दिस इज 4.7। तो W हमारे पास क्या आ गया, इसको निकालें,
-40.04। अच्छा ये यूनिट उसकी क्या आ गई, प्रेशर की ATM थी और ये ATM DM क्यूब आ गई, ठीक है ना। अब हमें ये पास पता है कि एक ATM DM क्यूब में हमारे पास 101.325 जूल्स होते हैं, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। W इज इक्वल टू -40.04 मल्टीप्लाई बाय 101.325, तो बताएं W कितना आ गया। -405703 पॉइंट देख लें, पॉइंट दिख रहा है आपको, माइनस 053 यही आ रहा है। चूँकि यहाँ पर देखें हमारे पास होता है क्या है कि 1 ATM DM क्यूब में हमारे पास 101.325 पॉइंट लगाया आपने, यहाँ पर चेक कर लें दोबारा, पॉइंट लगाया आपने, अब बताएं। ओ ठीक है, अब सही है, -4057.053, ठीक है। अब ये हमारे जूल में आ गया ना, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। किलो जूल में इसलिए करें क्योंकि क्यू हमारे पास किलो जूल में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करें, दोबारा से करें, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किलो जूल में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास डेल्टा E बराबर हो जाएगा, Q है हमारे पास, दिस इज 15.4 माइनस इसके सच प्लस है प्लस, और उसके बाद ये फॉर्मूला का -4.05, तो ये हो गया 15.4 -4.05, माइनस करें, आगे आंसर सही, क्लियर है।